आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ऑपरेशन रिसर्च पेपर के यूनिट 3 में इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए हम जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में हम देखे हैं कि इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका प्योर, मतलब जनरली जो हम सॉल्व करते हैं, एक प्योर होता है और दूसरा क्या होता है, इंटीजर, सॉरी प्योर होता है और एक होता है हमारा मिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या होता है, जितने भी डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे सभी की वैल्यू आपके पास इंटीजर्स वैल्यू होंगी, सभी की वैल्यू इंटीजर होंगी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाई गोमोरिज मेथड, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, गोमोरिज मेथड से सॉल्व करो, ऐसा आता है क्वेश्चन में। या सॉल्व द फॉलोइंग इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाई कटिंग प्लान मेथड, या फिर आता है आपका यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाई फ्रैक्शनल कट मेथड। तीनों का मतलब सेम है ना। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज का दिया है, तो मैक्सिमाइज z इक्वल टू x1 माइनस 2x2, और यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट दिया है 4x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 15, और यहाँ पे जो डिसीजन वेरिएबल दिया है x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x1 x2 आर इंटीजर। देखिए यहाँ पे दो डिसीजन वेरिएबल दिए हैं और दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया है कि इंटीजर्स है। इसका मतलब आपको यहाँ पे जो सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो है आपका क्वेश्चन जो है प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जैसा स्टेप पढ़े थे उसी स्टेप वाइज पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले मैं क्या बोला था कि पहला स्टेप कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको आप क्या करेंगे, जो आपका एलपीपी दिया है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिखे, गिवन दैट जो आपका प्रॉब्लम दिया था मैक्सिमम z इक्वल टू x1 माइनस 2x2, जो सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दिया है 4x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 15 दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको देखो जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। देखिए जब हम सिंप्लेक्स मेथड से यूज करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मैक्सिमम है। दूसरा, जितने भी बी आईज हैं, और बी आई किसको बोलते हैं हम लोग, देखो जो ये आपका कांस्टेंट दिया होता है, ठीक है, क्योंकि इतनी वैल्यू हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में फिर टाइम कम पड़ता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, 4x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 15 दिया है, तो इसको हम बी आई बोलते हैं, जो राइट साइड में वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बी आई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे हम लोग सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब लेस देन इक्वल टू इन इक्वेशन के फॉर्म में दिया, आपको इसको इक्वेशन में बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे स्लैक वेरिएबल क्या ऐड करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, कन्वर्टिंग the given IPP into standard form by introducing slack variable एक स्लैक वेरिएबल हम ऐड करते हैं। एक ही कांस्टेंट दिया तो आपको एक ही स्लैक वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा, जिसको हम बोल दिए s1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग स्लैक वेरिएबल को ऐड करते तो देखिए जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम z था, क्या था यहाँ पर, x1 माइनस 2x2, ओके। और जो आपका ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एक नया स्लैक वेरिएबल डिफाइन किया तो आप 0s1 लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। और सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट अगर बात करें, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, तो आपका कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पर, 4x1 प्लस 2x2 प्लस एक हम यहाँ पे स्लैक वेरिएबल ले लिए s1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, लेस देन इक्वल टू था, जब आप यहाँ पे s1 ऐड किए लेफ्ट साइड में तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे। तो देखिए टेबल मैं पहले से यहाँ पे बना के रखा हूँ। पहला आपका कॉलम होगा cb का, फिर yb का, फिर xb का, फिर जो आपके डिसेंट वेरिएबल है, डिसेंट वेरिएबल क्या है, x1 x2, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपने जो यहाँ पे कांस्टेंट ऐड किया है, तो देखिए हम यहाँ पे जो कांस्टेंट ऐड किए हैं एक्चुअली x3 ना ऐड करके हम यहाँ पे ऐड किए हैं s1, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं s1। ओके, तो अब क्या करेंगे, आप सबसे पहले YB कॉलम की एंट्री करते हैं। YB कॉलम में क्या आता है, स्टार्टिंग में जो आपके स्लैक वेरिएबल हैं, और स्लैक वेरिएबल आप एक ही यूज़ किए, S1 हो गया ना। CJ वाले को एंट्री कर लेते हैं। CJ आपका कहाँ से मिलता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 लिखे।
x2 का कोफिशिएंट क्या है -2, तो -2, s1 का कोफिशिएंट क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0, तो हम क्या लिख दें यहाँ पर 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे x1 सीबी वाले कॉलम में क्या आता है जो आपका s1 का स्टार्टिंग कॉस्ट है, और s1 का स्टार्टिंग कॉस्ट आपके पास क्या है यहाँ पर 0, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 0। ओके, अब xb कॉलम को एंट्री करेंगे। xb क्या होता है जो आपका कांस्टेंट दिया है इसके जो राइट साइड की वैल्यू होती है, और राइट साइड में आपके पास क्या है 15, इसी को हम xb बोलते हैं, 15 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x1 की एंट्री करेंगे कांस्टेंट से। कांस्टेंट में x1 का कोफिशिएंट क्या है 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख दिए। x2 का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिखे, और s1 का कोफिशिएंट आपके पास क्या है 1, तो हम 1 लिखे। अब जेड निकालेंगे। जेड निकालने के लिए क्या करते हैं सीबी वाले कॉलम को करस्पॉन्डिंग कॉलम्स के साथ, सीबी वाले कॉलम को पहले एक्सबी वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और पूरी वैल्यू को ऐड करेंगे। तो वैसे तो एक ही रो है तो आपको यहाँ प्रॉब्लम होगा नहीं। 0 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 15 के साथ, और ऐड तो करना ही नहीं क्योंकि सिंगल वैल्यू, तो यहाँ आपको 15 मिलेगा। फिर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, सॉरी 0 का मल्टीप्लाई जब आप 15 के साथ करेंगे तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी 0 मिल जाएगी। ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई 15 के साथ तो भी 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 0। अब आप जेड जे माइनस सी जे, ये आपकी जेड जे की वैल्यू है, ऊपर वाली सी जे की वैल्यू, तो पहला क्या होगा 0 माइनस 1, और 0 माइनस 1 आपको क्या मिलेगा -1, फिर 0 माइनस 2, 0 माइनस -2, तो आपको क्या मिल जाएगा +2। ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 माइनस आप करेंगे -2 जेड जे माइनस सी जे, तो आपको 0 + 2 मिल जाएगा, मतलब 2 मिल जाएगा। ओके, अब देखिए जब यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई, इसके बाद हम यहाँ पे इसमें आएंगे तो आपके पास यहाँ पे 0 और यहाँ पे है 0, तो 0 माइनस 0 आपके पास क्या मिल गया 0। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि कौन सा आपका यहाँ पे वेरिएबल एंटर करेगा और कौन सा वेरिएबल जो यहाँ पर लीव करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमको क्या पता चला। हम लोग क्या देखते हैं जब सिंप्लेक्स टेबल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नाउ यूजिंग सिंप्लेक्स टेबल। सिंप्लेक्स टेबल का हम यहाँ पर यूज़ किए। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जेड जे माइनस सी जे वाला कॉलम होता है, रो होता है, इसमें हम देखते हैं नेगेटिव टर्म्स कितने हैं। तो यहाँ तो सिंगल नेगेटिव टर्म है, अगर मोर देन 1 नेगेटिव टर्म आता है तो हम क्या लेते हैं मोस्ट नेगेटिव वाले टर्म को, तो यहाँ तो सिंगल है तो हम क्या लेंगे यहाँ पर -1 को। ठीक है, तो हम क्या कि देखिए, और ए जिसके करस्पॉन्डिंग होता है, किसके करस्पॉन्डिंग है x1 के करस्पॉन्डिंग, मतलब क्या होगा x1 जो है बेसिस पे एंटर करेगा, तो हम क्या लिखे यहाँ पे x1 एंटर्स एंड लीव क्या करेगा। तो देखो लीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लीडिंग एलिमेंट निकालना पड़ेगा, और यहाँ तो केवल एक ही एलिमेंट है। ठीक है, x1 कॉलम में अगर देखें तो यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट है, तो जब एक ही एलिमेंट है तो वही आपका क्या होगा लीडिंग एलिमेंट होगा। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा एलिमेंट होते तो हम क्या करते, जो xb वाला कॉलम है उस कॉलम से x1 वाले कॉलम को डिवाइड करते। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू आती वो वाली वैल्यू क्या होती आपका लीडिंग एलिमेंट। और एक चीज़ ध्यान रखना कि 0 और नेगेटिव कभी भी लीडिंग एलिमेंट नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ तो हमका लीडिंग एलिमेंट क्या हो गया 4, और 4 किसके करस्पॉन्डिंग है यहाँ पे S1 के करस्पॉन्डिंग। 4 किसके करस्पॉन्डिंग है S1 के करस्पॉन्डिंग। दिस मीन्स क्या होगा S1 लीव करेगा, तो हम क्या लिखे S1 लीव्स द बेसिस, लीव्स द बेसिस, मतलब क्या होगा यहाँ पर कि x1 एंटर किया और s1 क्या किया यहाँ पर लीव किया। तो अब हम इसका नया सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। ओके, तो देखिए हम जब यहाँ पे नया सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे तो हमारा s1 था यहाँ पर, तो s1 की जगह में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर x1, क्योंकि s1 लीव कर दिया और x1 एंटर किया है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो हमारा वेरिएबल है, हम यहाँ पे जो स्लैक वेरिएबल लेके चले हैं, एक्चुअली स्लैक वेरिएबल हम यहाँ पे लेके चले हैं s1, तो हम यहाँ पे s1 लिख लेते हैं। ओके, आप स्टार्टिंग कॉस्ट लिख लीजिए। स्टार्टिंग कॉस्ट आपका क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन से 1 था, और यहाँ पे था -2, और s1 का कॉस्ट क्या था 0। अब यहाँ पे x1 का कॉस्ट आप देखेंगे, x1 का कॉस्ट यहाँ से क्या मिला आपको 1, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए 1। ओके, और xb कॉलम अब देखिए हम क्या करते हैं, जो सिंप्लेक्स टेबल हम जब पढ़ते हैं तो जो आपका लीडिंग एलिमेंट मिलता है इसको आप 1 बनाएंगे, तो हम सबसे पहले लीडिंग एलिमेंट वाले रो को लिख लेते, क्या है 15 4 2 1, तो हम यहाँ पे लिखे 15 4 2 1, और लीडिंग एलिमेंट आपका क्या था 4 था, तो आप इसको 1 बनाएंगे। और 1 बनाने के लिए आपको पूरे को क्या करना पड़ेगा 4 से डिवाइड, तो यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 15/4 हो जाएगा, 15/4। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4/4 1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2/4, और यहाँ पे 1/4। ठीक है, मतलब लीडिंग एलिमेंट को आपको 1 बनाना रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, जो नया वैल्यूज मिलेगा 15/4
4, यहाँ पे आपको मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 1/2 और यहाँ पे मिलेगा आपको 1/4। अब हम क्या करेंगे, अगेन CB वाले कॉलम को करस्पॉन्डिंग x1 x2 s1 s2 जो भी होंगे उस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे वैल्यूज को, लेकिन यहाँ तो सिंगल रो है तो आपको बस मल्टीप्लाई करना है। 1 का मल्टीप्लाई 15/4 के साथ जब आप करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू आएगी 15/4। 1 का मल्टीप्लाई आप 1 के साथ करेंगे तो यहाँ आपको 1 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ तो यहाँ पे आपको 1/2, 1 का मल्टीप्लाई 1/4 के साथ तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/4। अब हम जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए यहाँ जेड जे की वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पे सी जे की वैल्यू है 1, 1 माइनस 1 आपको मिल जाएगा यहाँ पर 0, 1/2 -2 है, तो देखिए यहाँ पे 1/2 -2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/2 + 2, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2 2 4 + 1 क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर 5/2, फिर यहाँ पे 1/4 -0 आपको क्या मिल जाएगा 1/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि जितने भी जी जेड हैं, सॉरी जे जेड हैं, जे जेड माइनस जेड जे माइनस सी जे सभी क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है ना, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, अब हम डायरेक्ट x1 में जाएंगे। देखो हियर ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड में यही होता है कि जब जेड जे माइनस सी जे आपका पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, नेगेटिव ना हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपकी ऑप्टिमम वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें x1 की वैल्यू, ठीक है, अब एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ तो एक्स भी पॉजिटिव है, लेकिन x1 की वैल्यू अगर देखें एंड x1 इज इक्वल टू क्या है बताइए 15/4, और 15/4 की अगर बात करें तो यहाँ पे 15/4 हमारा नेगेटिव वैल्यू है, नॉन इंटीजर वैल्यू है, लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया था कि जो ये आपका प्रॉब्लम है इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे क्या है x1 और x2 दोनों पॉजिटिव आना चाहिए, x2 तो यहाँ है नहीं, तो मतलब x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन x1 की वैल्यू तो यहाँ फ्रैक्शनल हो गई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे विच इज नॉट इंटीजर, विच इज नॉट इंटीजर। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल कट मेथड का यूज करके यहाँ पे एक नया वेरिएबल ऐड करेंगे। ठीक है, नया स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, थस वी इंट्रोड्यूस न्यू स्लैक वेरिएबल जिसको हम g1 नाम देते हैं, g1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप कुछ भी नाम दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, g1 s1 आपके हिसाब से। ठीक है, लेकिन s1 हम यूज कर चुके इसलिए नया वेरिएबल यहाँ पे ऐड करें जिसको हम क्या किए g1। अब आप यहाँ पे g1 को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो देखिए g1 इक्वल टू क्या होगा, आपका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे स्टेप में -f(0), ठीक है, प्लस क्या होता है यहाँ पे f(1) और क्या लिखेंगे यहाँ पे x1 के करस्पॉन्डिंग, फिर f(2) होगा यहाँ पर x2 के करस्पॉन्डिंग, प्लस f(3) और यहाँ पे क्या होगा s1 के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ तो s1 तक गया है तो यहाँ पे हम s1 तक जाएंगे ना। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे जो आपका यहाँ पर रो दिया है वैल्यूज क्या क्या है यहाँ पर 15/4, ये आपका एक्स बी वाला होगा जिसको हम f(0) बोलते हैं, यहाँ से मिलेगा, और यहाँ पे आपका x1 के करस्पॉन्डिंग 1 दिया है, x2 के करस्पॉन्डिंग दिया है यहाँ पे 1/2 और x3 के s1 के करस्पॉन्डिंग क्या दिया है यहाँ पे 1/4। अब इसमें से हम फ्रैक्शनल कट को अलग करेंगे, नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, अगर नेगेटिव होती तो हम क्या करते, जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको पॉजिटिव में निकालते, जैसे मैं बताया था वहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको -1/2 मिल गया, तो अब इसका पॉजिटिव फ्रैक्शनल कैसे निकालेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -1 + 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हम पहले यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं g1 माइनस f(0) आपकी ये वैल्यू होती है, लेकिन इसका फ्रैक्शनल कट मतलब जो इसमें से फ्रैक्शन पार्ट होगा उसको अलग कीजिए और कंप्लीट नंबर को अलग, तो इसको जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए 4 3 12 प्लस क्या बचेगा यहाँ पर 3/4, मतलब इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है आपका क्या मिलेगा यहाँ पर 3/4, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं -3/4 जो आपका f(0) होगा। ठीक है, प्लस f(1) में तो आपका कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है ही नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे x1 के करस्पॉन्डिंग कोई फ्रैक्शनल नहीं है तो यहाँ पे आप 0 x1 लिखेंगे। f2 में देखें तो क्या है आपका x2 में
1/2, तो यहाँ पे हम लिखे 1/2 और x2। फिर S1 में देखें तो आपको क्या मिला है, कंप्लीट 1/4, तो 1/4 S1। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस कांस्टेंट को कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप सबसे पहले x1 को, इसको आप लेफ्ट में लाइए, बस कांस्टेंट को राइट में रहने दीजिए, बाकी सबको लेफ्ट में ट्रांसफर कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे 0x1, तो नेगेटिव 0x1 होगा, और 0 के साथ तो नेगेटिव आप लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम 0x1 पॉजिटिव लिखते। फिर प्लस 1/2 को आप लेफ्ट में ले गए तो क्या मिला, नेगेटिव 1/2 x2। उसके बाद S1 को ले गए तो यहाँ पे नेगेटिव 1/4 और यहाँ पे S1 मिला। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रखे G1 को, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, G1, और राइट साइड में आपका क्या बचेगा, -3/4। ये नया स्लैक वेरिएबल का के रेस्पेक्ट में आपका कांस्टेंट डिफाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी का यूज़ करके नया सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, और जिसमें पहले वाली एंट्रीज जो थी वो सेम रहेगी। ठीक है, तो देखिए पहला कॉलम यहाँ तो आपका, देखिए यहाँ पे मैं कांस्टेंट एक्चुअली लिया हूँ, पहला स्लैक वेरिएबल S1, सेकंड जो अभी ऐड किया उसको मैं G1 लिया हूँ, तो हम लोग जो लिए हैं वो लिख लेते। ये S1 है हमारा, और ये क्या है, G1 है, नया जो डिफाइन किए हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले हमारा एंट्री में क्या था, S1 x1, तो x1 तो लिखेंगे, एक नया स्लैक वेरिएबल हम डिफाइन किए जिसको हम लोग गोमोरियन कांस्टेंट भी बोलते हैं, G1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पे Cj के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, 1 -2, स्टार्टिंग कॉस्ट 0, और G1 का भी स्टार्टिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, अब जब देखो यहाँ पे 0 मिल गया, हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे x1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखते हैं, तो x1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कॉस्ट क्या है 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखे 1। G1 के करस्पॉन्डिंग कॉस्ट अगर देखें तो 0 है, तो 0 लिख दिए। xb की वैल्यू पहले क्या थी यहाँ पे 15/4, पहला वाला रो तो आपका जैसा था वैसा ही रहेगा, 15/4। उसके बाद यहाँ पे आपका 1, फिर है आपका यहाँ पर 1/2, देन यहाँ पर है आपका 1/4, और G1 तो था ही नहीं इसमें, फर्स्ट रो में, तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सेकेंड आप डिफाइन के यहाँ से लिखेंगे, इसमें एक्स बी वाली वैल्यू ये होगी, राइट साइड की जो वैल्यू होती है Fk0, इसी को हम एक्स बी बोलते हैं, क्या है, -3/4, तो यहाँ पे हम लिख दिए -3/4। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब x1 का कोफिशिएंट, x1 का कोफिशिएंट आपके पास क्या है यहाँ पर 0, x2 का कोफिशिएंट है -1/2, तो हम यहाँ पे लिखे -1/2, फिर S1 का कोफिशिएंट -1/4, तो हम यहाँ पे लिखे -1/4, फिर G1 का कोफिशिएंट देखें तो G1 का कोफिशिएंट आपका 1 है, तो हम 1 लिख दिए। ओके, अब हम ZJ माइनस CJ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे यहाँ पर ZJ माइनस CJ, तो देखो आप क्या करेंगे, मैं बताया था CB वाले को XB के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ZJ XB के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, CB वाले को X1 के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, यहाँ पर X1 के करस्पॉन्डिंग। तो एक मैं करके बता रहा हूँ, जैसे CB वाला वैल्यू क्या है 1 0, XB वाला कॉलम यहाँ पे क्या है 15/4, और यहाँ पे क्या है -3/4। पहले एक करते ना, 1 का जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 15/4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 15/4। तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट आपका क्या मिल गया, यहाँ पे ZJ की वैल्यू क्या मिल गई 15/4। सेम सेकेंड वाले कॉलम में करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, और 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 1 + 0 आपके 1 मिल जाएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 x2 वाले कॉलम के साथ जब करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ 1/2 मिलेगा, 0 का मल्टीप्लाई -1/2 के साथ तो 0 मिलेगा, और 1/2 + 0 आपका क्या वैल्यू क्या मिलेगा 1/2। सेम यहाँ पे आपका आएगा 1/4 जब कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। अब आप ZJ माइनस CJ की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या देखें, ZJ माइनस CJ 1 - 1 आपको क्या मिल जाएगा 0, 1/2 -2 है तो ध्यान दीजिएगा 1/2 -2 मतलब क्या मिलेगा आपको 1/2 + 2, और यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 5/4। ठीक है, कैलकुलेट करने पे आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर, सॉरी 5/4 नहीं बल्कि 5/2 मिलेगी, क्योंकि अपॉन में 2 है ना, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 5/2। यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे 1/4 - 0 तो आपको क्या मिलेगा 1/4, फिर यहाँ पे क्या होगा 0, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए 0। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम अगेन देखें तो हमको क्या पता चला हियर, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड में यही होता है, ZJ माइनस CJ अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आपका आंसर आ जाता है ना, लेकिन यहाँ पे तो इंटीजर नहीं आया, उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम लोग आगे सॉल्व किए, कैसे, नया वेरिएबल को डिफाइन करके। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हियर ऑल ZJ माइनस CJ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट देखिए जब ZJ माइनस CJ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है तो आपका जो XB वाला कॉलम है उसकी सभी एंट्रीज भी 0 होनी चाहिए, बट all XB are
नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आपकी सभी एक्स बी जो है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन के करस्पॉन्डिंग जो एक्स बी है वो आपका क्या है यहाँ पर नेगेटिव है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब जब एक्स बी वाला नेगेटिव आ जाए तो आप यहाँ पे यूज करेंगे डुअल सिंप्लेक्स मेथड का। नाउ वी यूज डुअल सिंप्लेक्स मेथड, we use dual simplex मेथड। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे डुअल सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ करेंगे तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड क्या बोलता है कि जब आपका जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव आ जाए लेकिन एक्स बी आपका जो निकाल रहे हैं वो नेगेटिव आ जाए, तो जिस रो के करस्पॉन्डिंग एक्स बी नेगेटिव आएगा वो रो आपका लीव करेगा। तो यहाँ पे क्या है बताइए, -3/4 किसके करस्पॉन्डिंग आया है, जीवन के करस्पॉन्डिंग। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जीवन जो होगा लीव करेगा ये जीवन। तो हम यहाँ पे क्या लिखे, हियर जीवन लीव्स, ठीक है, जीवन यहाँ पे लीव करेगा। एंड एंटर कौन करेगा, तो इसके लिए आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। लीव कौन करेगा ये तो पता चल गया, अब एंटर कौन करेगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो जेड जे माइनस सी जे वाला रो है, जेड जे वाला और जेड जे माइनस सी जे वाला रो, उसका रेशियो किसके साथ निकालेंगे, जीवन वाले के साथ जो आपका लीव कर रहा है उसके साथ, और उसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम ऑफ। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे क्या है, जीरो है, तो इसको आप नहीं लेंगे। ये भी क्या है, जीरो, इसको भी नहीं लेंगे, केवल आपको इन दोनों को चेक करने की जरूरत है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब इन दोनों को आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है, 5/2, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, -1/2। तो 5/2 को आप डिवाइड करेंगे -1/2 के साथ, तो हम लोग और उसमें से मैक्सिमम। तो देखिए यहाँ पे 5/2 अपॉन में -1/2। अगर यहाँ भी कोई नेगेटिव, मान लीजिए यहाँ पे जीरो रहता तो आप इसको भी लीडिंग, क्योंकि जीरो का भी लीडिंग एलिमेंट नहीं होता ना, और इसमें नेगेटिव लीडिंग एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5/2 -1/2, कॉमा यहाँ पे क्या होगा, 1/4 -1/2। तो यहाँ पे हम क्या लिखे, 1/4 अपॉन में -1/2। देखिए अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। आप इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपका 2 कैंसिल होगा, आपको यहाँ पे मिलेगा -5। यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कैंसिल होने के बाद। ठीक है, तो देखिए जब हम यहाँ पे अब अगला रेशियो जब यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1/4, ओ सॉरी यहाँ पे 1/4 है, ये क्या है, -1/4 है ना, यहाँ पे -1/4 होगा। तो जब आप वैल्यू कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -1। अब आप इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या है यहाँ पे, -1। ठीक है, क्या है यहाँ पर, -1। और -1 कब आया, जब आप 1/4 को -1/4 से डिवाइड किए, तो यही -1/4 आपका क्या होगा, लीडिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे -1/4 आपका क्या बन गया, लीडिंग एलिमेंट। जब -1/4 आपका लीडिंग एलिमेंट बन गया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वो आपका एंटर करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम क्या है यहाँ पे, S1। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि G1 लीव्स द बेसिस, -1/4 इज द लीडिंग एलिमेंट एंड S1 एंटर्स द बेसिस। लेकिन यहाँ पे लेंथी हो जाता है लिखने में, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट जो यूजफुल है उसी को लिखते हैं। G1 लीव कर रहा है एंड एंटर कौन सा कर रहा है, S1, एंड S1 एंटर्स द बेसिस, एंटर्स द बेसिस। अब क्या करेंगे, आप इसके बेसिस पे नया सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम इसके बेसिस में नया सिंप्लेक्स टेबल यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा था, इसको थोड़ा सुधार लेते हैं, ये हमारा था S1 और ये था हमारा G1। ठीक, यहाँ पे था हमारा S1 और ये था G1। ठीक है, इसके पहले वाला जो था, ठीक है, पहले रो में क्या था, यहाँ पर ध्यान दें, तो पहला रो हमारा क्या था, X1 का, सेकेंड G1, जिसके जगह में क्या आ जाएगा, S1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहला तो हमारा सेम होगा X1, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, S1 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम CJ का कॉस्ट, अगर स्टार्टिंग कॉस्ट देखें तो क्या था, 1, -2, 0 एंड क्या होगा, 0। तो स्टार्टिंग कॉस्ट X1 का अगर देखें तो स्टार्टिंग कॉस्ट X1 का 1 है और S1 का स्टार्टिंग कॉस्ट यहाँ पे क्या है, 0 है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो लीडिंग एलिमेंट आता है उसको 1 बनाते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, एंट्रीज को नोट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एंट्रीज आपके पास क्या है, -3/4। देखो यहाँ पे क्या है, -3/4,
3/4 यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 है, फिर -1/2 है, फिर यहाँ पे -1/4 है और यहाँ पे 1 है। आपको इस लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाना है तो आपको इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4 से। तो देखिए -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, -3 सॉरी +3 0 और यहाँ पे बन जाएगा आपका -2 +2 और यहाँ पे 1 बन जाएगा और -4। मतलब आपको जो यहाँ पे एलिमेंट मिलेगा क्या क्या मिलेगा, जो एंट्रीज मिलेगी 3 0, ठीक है 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्या क्या एंट्री मिला यहाँ पे 3 0 और यहाँ से 2 मिलेगा, -4 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या मिलेगा -4 क्या मिला 3 0 2 1 -4। तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। ठीक, क्या क्या वैल्यू आया था यहाँ पर, ये वाला वैल्यू ना S1 वाला 3, यहाँ पर था आपका 0 और यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग 2 था, इसके करस्पॉन्डिंग 1 था और यहाँ पे -4 था। अब आप क्या करेंगे, जो लीडिंग एलिमेंट है 1 जो बना है इसके ऊपर वाली वैल्यू को 0 करेंगे। तो देखिए ये आपकी वैल्यू आई थी, इसके बेसिस पे आप ऊपर वाले को लीडिंग एलिमेंट के ऊपर वाले वैल्यू को 0 कर दीजिए। कैसे 0 करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो लीडिंग एलिमेंट 1 करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आया ना, इसको यूज करो, ज़्यादा इजी पड़ेगा। क्या मिला बताइए 3 0 2, 3 0 यहाँ पे 2 है, 1 है, -4 है। ठीक है, आपको किसको 1 बनाना है, 0 बनाना है इसको। ठीक है, तो आपको तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि यहाँ पे ध्यान दो, ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर 15/4 है, तो यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर है आपका 1/2 और यहाँ पे था 1/4 और यहाँ पे था आपका 0, ये वाला आपको इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो वही -1/4 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके साथ ऐड कर दीजिए। जब आप -1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपको यही मिल जाएगा। तो हम इसी के साथ डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 15/4 -3/4 कितना मिलेगा, 12/4 और 12 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, देखिए इन दोनों को आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिए क्योंकि आपको -1/4 से ही इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब -1/4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपको यही रो मिलेगा। तो हम डायरेक्ट इसी को करते हैं ना, 15/4 -3/4 कितना होगा 12/4 और 12/4 का मतलब क्या हो जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब आपको जो कॉलम मिलेगा पहली वैल्यू 3 मिलेगी। सेकेंड में क्या मिलेगा, यहाँ पर ये तो 1 है और ये 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 ही आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी 0, तो मतलब क्या होगा 0 और यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे 0 तो ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको 1, तो मतलब आपको वैल्यू करस्पॉन्डिंग क्या मिल गई 31001। ठीक है, तो देखते हैं 31001 इसको हम लिख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपकी वैल्यू मिलेगी 31001 मिल गई। ठीक है, अब हम ZJ की वैल्यू निकालते हैं। कैसे करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 3 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 + 0 कितना मिलेगा आपको 3। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 1 ही मिलेगा ऐड करने पर। यहाँ पे जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, यहाँ पर आपको 0 मिलेगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1। अब आप ZJ - CJ निकालेंगे तो ZJ - CJ की अगर वैल्यू देखें तो यहाँ पे क्या होगा 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 - -2 देखो 0 - -2। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा +2। ठीक है, 0 - 0 आपको 0 मिलेगा और 1 - 0 आपको क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम सिंप्लेक्स मेथड में जो देख रहे थे, आपका ZJ - CJ तो पॉजिटिव है और साथ में XB भी क्या है बताओ पॉजिटिव। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि X1 और X2 नेगेटिव इंटीजर वैल्यू है या नहीं। अगर इंटीजर होगा तो ये हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा और अगर नॉन इंटीजर आता है तो आपको आगे स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो X1 की वैल्यू इंटीजर है 3 है क्योंकि, और X2 तो यहाँ है ही नहीं है तो मतलब X2 की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, हियर X1 एंड X2 आर इंटीजर्स, क्योंकि X2 की वैल्यू नहीं मतलब आप 0 लेके चलेंगे ना, आर इंटीजर्स। ठीक है, जब X1 X2 आपका इंटीजर्स है, हैंस ऑप्टिमम सोल्यूशन की अगर बात करें तो हम लोग का ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या मिलेगा, हैंस ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम सोल्यूशन आपको क्या मिला X1 = 3, तो हम क्या लिखे X1 = 3 और X2 = आपको क्या मिला यहाँ पर 0 क्योंकि X2 तो यहाँ है ही नहीं है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारा मैक्सिमम जेड, और मैक्सिमम जेड की वैल्यू क्या होगी, ये जो ZJ
होता है ना, CB के करस्पॉन्डिंग ZJ की वैल्यू, इसी को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, जो कि क्या है आपका 3। ये होगा आपका आंसर। अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है तो आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, देखिए x1 x2 की वैल्यू मिल गई, हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या था, x1 माइनस 2x2, ठीक है, x1 माइनस 2x2। तो यहाँ से चेक करते हैं मैक्सिमम z इज इक्वल टू क्या था, x1 माइनस 2x2। यहाँ पे x1 x2 वैल्यू रख के चेक करो, अगर 3 आ जाए तो आंसर हो गया। तो देखिए x1 की वैल्यू आपकी 3 आई है, माइनस 2 x2 की वैल्यू क्या है 0। जब आप वेरीफाई करेंगे तो 3, तो देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3 आ रहा है, मतलब आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ओके, तो देखिए इस तरह से हम मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को गोमेरिस मेथड का यूज करके सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।